पहले ज़माना था जब राइनोप्लास्टी को एक बड़ी सर्जरी माना जाता था। लोग मॉडल्स को, सेलिब्रिटीज़ को, उनको देख के ये सिर्फ सपने देखा करते थे कि हम भी ऐसा कुछ कराएंगे। राइनोप्लास्टी होती क्या है? और देखिए, राइनोप्लास्टी जो है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है और हम आपकी नाक का शेप और आपके नाक का फंक्शन दोनों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लोगों में स्नोरिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, खर्राटे बहुत है, तो क्या ये राइनोप्लास्टी उसमें हेल्प करेगी? स्नोरिंग के बहुत सारे कारण होते हैं और लेकिन एक मेन कारणों में होता है आपकी नाक का नेजल ब्लॉकेज जिसे बोलते हैं। नाक के अंदर जो छिद्र हैं उसमें हवा जाने में कहीं ना कहीं किसी वजह से रुकावट आ रही है। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करते हैं, वॉल्व को खोलते हैं, आपकी ब्रीदिंग बेटर होती है, सांस अच्छे से जाता है, तो ऑब्वियसली स्नोरिंग जो है वो कम होती है, आप एक बहुत अच्छी नींद ले पा सकते हैं। क्या राइनोप्लास्टी में, जहां हम अपने फेस की बात कर रहे हैं, तो क्या कोई स्कार रह जाएगा? राइनोप्लास्टी जैसी सर्जरी में स्कार्स को लेके किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ मोस्टली अ मिनिमल स्कार और अ स्कारलेस सॉर्ट ऑफ सर्जरी। राइनोप्लास्टी कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑपरेशन के बाद एक नकली नाक लग जाएगा, या नाक प्लास्टिक की तो नहीं है? तो इसके अंदर कहीं से भी कोई भी प्लास्टिक हम नहीं लगाते। सब कुछ जो सामान रहता है वो आपके शरीर के अंदर से ही लिया जाता है, टोटली कंपैटिबल रहता है। जब हम प्लास्टिक सर्जरी सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी या परफेक्ट लुक्स, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि राइनोप्लास्टी, जिसे हम आम भाषा में नोज जॉब कहते हैं, सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होती, बल्कि सांस लेने में तकलीफ दूर करने के लिए भी होती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा, और आज इसी समस्या पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेजर डॉक्टर विश्वेंदु गौर, जो एक प्लास्टिक सर्जन हैं इन फेलिक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम इन आवर फेलिक्स टॉक। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड ग्लैड टू बी हियर। सो नाइस ऑफ यू सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानेंगे, राइनोप्लास्टी एक आम भाषा में हमारे लिसनर्स को समझाइए कि ये आखिर होती क्या है। पहले ज़माना था जब राइनोप्लास्टी को एक बड़ी सर्जरी माना जाता था। लोग मॉडल्स को, सेलिब्रिटीज़ को, उनको देख के ये सिर्फ सपने देखा करते थे कि हम भी ऐसा कुछ कराएंगे। पर आज ज़माना बहुत आगे पहुंच चुका है। कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी ने काफ़ी लंबे कदम लिए हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। और देखिए, राइनोप्लास्टी जो है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके दौरान हम आपकी नाक का शेप और आपके नाक का फंक्शन दोनों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये ना केवल कॉस्मेटिक रीज़न से किया जाता है, ना केवल आपके लुक्स को बेहतर बनाने के लिए होता है, बल्कि ये काफ़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी किया जाता है, जिसमें कि कुछ कारणों से आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो हम इस सर्जरी के दौरान आपके नाक के अंदर में जो बोन होती है, जो कार्टिलेज होती है, उनको रीशेप करते हैं, ऊपर के स्किन को रीशेप करते हैं, जिससे कि आपका ना केवल सांस लेना बेहतर हो, आपकी जो अपीयरेंस है, लुक्स हैं, वो भी बेहतर हो जाए। तो इट इज़ बोथ अबाउट शेप एंड अबाउट फंक्शन। अबाउट फंक्शन, राइट। डॉक्टर साहब, मेरे कुलीग हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि आपको डीएनएस है, समथिंग डेविएटेड नेजल सेप्टम, राइट? जी। सो क्या इसमें भी यही सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है या कुछ और? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है डीएनएस की, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। इसके अंदर होता यह है कि आपकी जो दोनों नॉस्ट्रिल्स होती हैं, बीच में एक दीवार होती है एक तरीके की, उसे सेप्टम कहा जाता है, और वो एक तरफ को मुड़ जाती है। कारण इसका कुछ भी हो सकता है, पैदाइशी भी हो सकता है और किसी चोट या ट्रॉमा होने के कारण भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो हम सर्जरी करते हैं उसमें हम आपका जो ये सेप्टम है उसे सीधा करते हैं, और इस सर्जरी को सेप्टो राइनोप्लास्टी कहा जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि स्टेप्स ज़्यादातर सेम होते हैं, अगर आप इसी के साथ अपना आउटर लुक भी चेंज कराना चाहें तो हम उसी दौरान उसको कर सकते हैं, और फिर इसको सेप्टो राइनोप्लास्टी कहा जा सकता है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, आप अपना ब्रीदिंग भी अच्छा कर सकते हैं सर्जरी के साथ, और उसमें थोड़ा सा वक्त हम ज़्यादा दें, कुछ स्टेप्स हम एक्स्ट्रा करें, और आपके नाक की अपीयरेंस भी बेटर हो जाएगी। मतलब एक तीर से दो निशान। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में सर, क्या कोई एज लिमिट होती है कि आपको इस एज ग्रुप में ये कराना चाहिए? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि
देखिए, जो हमारे चेहरे की हड्डियों का जो ग्रोथ होती है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स में, लड़कियों में थोड़ा जल्दी हो जाती है, 15-16 साल तक की उम्र तक ग्रोथ हो जाती है, लड़कों में थोड़ा सा 17-18 साल तक ये ग्रोथ होती है। तो जब ज़्यादातर केसेस में कॉस्मेटिक या फंक्शनल राइनोप्लास्टी, जिसमें कि हम परमानेंट चेंज कर रहे हैं बोन्स और कार्टिलेज का नाक के अंदर, वो तभी करते हैं जब हमारी ग्रोथ पूरी हो जाती है। तो आइडियली इस उम्र के बाद ही हम इस प्रोसीजर को करते हैं। पर हाँ, कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर की पैदाइशी कुछ डिफेक्ट है या कोई ज़्यादा दिक्कत है, फिर उसको छोटी उम्र में भी वो परेशानी दूर करने के लिए सर्जरी की जा सकती है। परंतु ज़्यादातर में हम कोशिश करते हैं कि जब ग्रोथ जो होती है हमारी बोन्स की वो पूरी हो जाए तब हम ये करें। तब हमें करें जी। तो अगर हम ट्रॉमा की बात करें डॉक्टर साहब, कि अगर कोई क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हुए किसी की नाक में कुछ मतलब इंजरी हो जाए, तो क्या तुरंत ये सर्जरी करा लेनी चाहिए? जी बिल्कुल। इसके अंदर भी मैं बता देना चाहूँगा दर्शकों को कि जब आपको चोट लगती है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करानी है, आपको एक डॉक्टर को दिखाना है और अपना एक्सरे या सीटी स्कैन फेस का, नोज़ का ज़रूर कराना है, जिसको देख के हमको पता चलेगा कि ये जो चोट लगी है इसने कितना डैमेज किया है, कितनी हड्डियाँ टूटी हैं, किस तरीके से टूटी हैं, कितने हिस्सों में टूटी हैं। और पहले शुरुआत में जो ऑपरेशन किया जाता है उसमें हम इस बोन की सेटिंग करते हैं, सेट करते हैं ताकि ये ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, हड्डियाँ आपस में सही तरीके से जुड़ें और आपकी शेप में ज़्यादा फर्क ना आए। परंतु अगर पुराना चोट लगी है, आपको पुरानी चोट है, समय बीत चुका है, नाक टेढ़ी या किसी अजीब तरीके से दिखने लगी है, तो उस दौरान फिर हम सेम ये जो प्रोसीजर है ये करते हैं। इसके अंदर हम आपकी, उसको मेडिकल टर्म्स में ऑस्टियोटॉमी कहा जाता है, तो नाक की हड्डियों को हम तोड़ के वापस से एक तरीके से जोड़ते हैं और आपकी नाक को एक बढ़िया शेप देते हैं। राइट डॉक्टर साहब, लोगों में स्नोरिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, खर्राटे बहुत है, तो क्या ये राइनोप्लास्टी उसमें हेल्प करेगी? जी बिल्कुल। राइनोप्लास्टी आपकी स्नोरिंग की भी, देखिए क्या है, स्नोरिंग के बहुत सारे कारण होते हैं और लेकिन एक मेन कारणों में होता है आपकी नाक का नेज़ल ब्लॉकेज जिसे बोलते हैं। नाक के अंदर जो छिद्र हैं उसमें हवा जाने में कहीं ना कहीं किसी वजह से रुकावट आ रही है। अब वो रुकावट अंदर के स्ट्रक्चर की वजह से हो सकती है, जैसे कि डिवेटेड नेज़ल सेप्टम में आपका जो सेप्टम है वो टेढ़ा हो गया है, या फिर अंदर में वॉल्व होते हैं हमारे नाक में, वो हवा को फिल्टर करते हैं, तो वो वॉल्व भी कई बार जो है ब्लॉकेज बढ़ जाते हैं, ब्लॉकेज करना चालू कर देते हैं। तो इन सभी सिनेरियो के अंदर एक सेप्टोराइनोप्लास्टी या राइनोप्लास्टी जब हम करते हैं तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करते हैं, वॉल्व को खोलते हैं, आपकी ब्रीदिंग बेटर होती है, सांस अच्छे से जाता है, तो ऑब्वियसली स्नोरिंग जो है वो कम होती है, आप एक बहुत अच्छी नींद ले पा सकते हैं। डेफिनेटली मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, मेरे हस्बैंड बहुत जी सारी महिलाओं को ये बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो डेफिनेटली हम में से आगे चल के रिकमेंड करके देखते हैं। बिल्कुल। सो डॉक्टर साहब, एक और चीज़, अगर कॉस्मेटिक साइड पे हम आए तो कॉस्मेटिक साइड पे कुछ लड़कियां जो शादी की उम्र की होती हैं तो अपनी अपीयरेंस को बेटर करने के लिए, या वो फोटोग्राफ्स वगैरह अगर उनकी अच्छी नहीं आ रही हैं तो वो ये सर्जरी करवा रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ इमोशनल उसको देखते हुए क्या ये आपको सर्जरी आप कहते हैं कि ये रिकमेंड होनी चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, एक साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होता है किसी भी चीज़ का आपके ब्रेन पे, वो आपके पूरे पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। आप अपने बारे में क्या फील करते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम अपने बारे में कितनी है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, वो ना केवल आपके अपने प्रति सोच बल्कि दूसरों के प्रति व्यवहार को भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। तो डेफिनेटली इन केसेस के अंदर भी इम्प्रूवमेंट देने के लिए, नाक की शेप फंक्शन को इम्प्रूवमेंट देने के लिए राइनोप्लास्टी करनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। बस इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ा रियलिस्टिक हों और हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मतलब आगे बढ़े, ना कि कोई चीज़ कुछ परफेक्शन ढूंढने के लिए या किसी और की तरह लगने के लिए हमको नहीं जाना चाहिए। हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ, इट इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर। कोई भी पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसके मन में 100 सवाल होंगे कि मैं ये सर्जरी कराऊंगा या कराऊंगी तो मैं उसके बाद मेरे लुक्स कैसे आएंगे। जी, तो क्या हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम उसी फेस पर उनको प्री एंड पोस्ट कोई पिक्चर दिखा पाएं कि सर्जरी के बाद क्या होने वाला है? जी बिल्कुल।
आजकल तो काफ़ी कंप्यूटर सिमुलेशंस आ गई हैं, काफ़ी ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। तो हम जब मरीज़ हमारे पास आता है, क्लाइंट या पेशेंट हमारे पास आता है, तो हम उनके काफ़ी साइंटिफिक एंगल से उनके फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, कलेक्शन रहता है। उन फोटोग्राफ्स को हम उन सॉफ्टवेयर में डालकर एक थोड़ा आइडिया ज़रूर दे सकते हैं पेशेंट को कि कैसी बाद में सर्जरी के उनकी नाक अपीयर होगी। बस इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा ऑन ग्राउंड जो कि काम हो रहा होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उनके अंदर के नाक की बनावट कैसी है, पेशेंट की जनरल कंडीशन कैसी है, और साथ ही साथ तो इसलिए जो हम ऐप्स पे दिखा रहे हैं 100% वैसा रिजल्ट कभी भी नहीं होता है, थोड़ा उसके आगे या पीछे रहता है। बट हाँ, ज़रूर वो आजकल, पहले ज़माने में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था, पर यस आजकल जब भी पेशेंट आता है हम उसको दिखा के एक आइडिया हम उसको ज़रूर दे सकते हैं कि सर्जरी के बाद आपका लुक अपीयरेंस कैसा आएगा। ओके, नॉर्मली डॉक्टर साहब जैसे कोई भी हम सर्जरी करवाते हैं उससे पहले बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस बोली जाती है जी। तो कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं इस प्लास्टिक सर्जरी को करने से पहले? जी, देखिए, इट इज़ अ सर्जरी, है ना। प्लास्टिक सर्जरी हो या कोई भी और सर्जरी हो, इट इज़ अ सर्जरी। सो जो भी रिस्क आपके एक नॉर्मल सर्जरी के साथ अटैच होते हैं वो रिस्क इसके साथ भी हैं। पर हाँ, विद ऑल द एडवांसेस एंड एवरीथिंग, देयर थाउजेंड्स ऑफ राइनोप्लास्टीज बीइंग डन इन अ डे in India, in a state, and I think lakhs of them are being getting done in the world. तो इट्स अ सेफ प्रोसीजर, ऐसा कुछ नहीं है। विद एनेस्थीसिया में जो एडवांसमेंट आए हैं उसके साथ काफ़ी सेफ है। इसको आप एक नॉर्मल सर्जरी की तरह अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें कि एनेस्थीसिया कराने से पहले जितनी जांचें होती हैं वो हम करा सकते हैं। थोड़ा एक एक्स्ट्रा देखने के लिए, एक बोन का स्टेटस वगैरह देखने के लिए हम एक सीटी स्कैन या एक्सरे कराकर उसको देख सकते हैं। और वही 2-2.5 घंटे का हमारा 3 घंटे का प्रोसीजर रहता है, तो काफ़ी सेफ है। इसमें नॉर्मल जांच ही करानी रहती है, कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल जांच की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कि कोई भी सर्जरी जब भी होती है तो हर सर्जरी में एक स्कार होता है, राइट? ये लैप्रोस्कोपिक हो या ओपन हो, तो स्कार या छोटा होगा या बड़ा हो जी। तो क्या राइनोप्लास्टी में, जहां हम अपने फेस की बात कर रहे हैं, तो क्या कोई स्कार रह जाएगा? देखिए, राइनोप्लास्टी में किसी भी मरीज को स्कार से लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइनोप्लास्टी 2 तरीके से की जाती है, या तो क्लोज राइनोप्लास्टी होगी या ओपन राइनोप्लास्टी होगी। तो क्लोज राइनोप्लास्टी के अंदर जो भी चीरा दिया जाता है वो नाक के सांस लेने के छिद्र के अंदर, नॉस्ट्रिल के अंदर दिया जाता है, तो वो कभी दिखाई नहीं देता है। और ओपन राइनोप्लास्टी में ये जो हमारा कॉलम में लगा हिस्सा है, ये नीचे की तरफ, तो यहाँ पर एक छोटा सा इंसिजन देके हम ओपन करके वो राइनोप्लास्टी करते हैं। और ये स्कार इतना फेंट होता है और इतना छोटा होता है, और एक नॉन विजिबल पार्ट ऑफ आपके फेस होता है, तो विद इन फ्यू मंथ्स ये आपको दिखना बंद हो जाता है। तो मुझे लगता है कि राइनोप्लास्टी जैसी सर्जरी में स्कार्स को लेके किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ मोस्टली अ मिनिमल स्कार और अ स्कारलेस सॉर्ट ऑफ सर्जरी। ओके जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि अंदर से, तो मतलब वो तो नाम सुनते ही बहुत डर लग रहा है कि अंदर तक आप जाएंगे, वहाँ स्कार होगा, मतलब माइन्यूट से जो दिखेगा नहीं हमें। बट पेन की बात करें तो कितना पेनफुल होता है ये प्रोसीजर, और पोस्ट ऑप में कब तक पेन रहेगा? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो भी आधे लोग तो जो सर्जरी कराने जाते हैं वो सर्जरी के बाद की प्रॉब्लम से जो है ज़्यादा डर जाते हैं और नहीं कराते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा सवाल है। दर्द से बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दर्द जो होता है वो जितना भी होता है वो पहले दिन ज़्यादा होता है, तब आप एनेस्थीसिया के प्रभाव में होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पता चलता नहीं है। और अगले दिन से जितना भी आपका दर्द है वो नॉर्मल आपके जो ओरल मेडिकेशंस हैं, पेन किलर्स कह लीजिए, एनाल्जेसिक्स कह लीजिए, उन टैबलेट से बहुत अच्छे से कंट्रोल में रहता है। आपको कोई ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। थोड़ी जो शुरुआती दिनों में परेशानी आती है वो नेज़ल ब्लॉकेज की वजह से आती है, स्टफीनेस की वजह से, कि क्योंकि हमने ऑपरेशन किया है तो थोड़ी सूजन होती है नाक के अंदर, तो वो स्टफीनेस जैसा जैसा आपको कोई जुकाम हो गया हो या नाक बंद हो, इस तरह की फीलिंग कुछ दिन रहती है, पर वो भी आफ्टर फ्यू डेज, 4-5 डेज, 7 डेज बहुत हद तक कम हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि पोस्ट ऑप की किसी भी परेशानी को देख के ये सर्जरी आप चाहते हैं और ना कराएं सिर्फ इस वजह से कि पोस्ट ऑप में दिक्कत होगी, तो आई डोंट थिंक सो। ऐसा कुछ नहीं जी। राइट। अब अगर हॉस्पिटल एडमिशन की बात करें कि इस सर्जरी में कितने दिन का हॉस्पिटल एडमिशन होता है और रिकवरी कितने दिनों में होती है? जी,
जी, ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि चाहिए ही होता है रिकवरी पीरियड कितना है, ये सबको जानना ज़रूरी है। देखिए, जब हम ऑपरेशन करते हैं हम आपको बुलाएंगे, हम आपकी सर्जरी करेंगे, एक दिन हम आपको अपने साथ रखेंगे, अगले दिन सुबह हम आपको घर के लिए छुट्टी कर देंगे। अरे वाह। क्योंकि ये प्रोसीजर अब वो भी ना करना पड़े, लेकिन ये प्रोसीजर हम क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में कराते हैं, आपको सुला के करते हैं, तो उस दौरान ना आपको दर्द होता है ना कुछ पता चलता है, तो उससे रिकवरी में एक दिन लगता है, तो वो एक दिन हम आपको रख के अगले दिन आपकी छुट्टी कर देते हैं। और एक थोड़ा प्लास्टर है, छोटा सा एक होता है आपके नाक के ऊपर, बैंडेजिंग कह लीजिए, प्लास्टरिंग कह लीजिए, वो लगा के रखते हैं, वो फॉर अ वीक रहता है, एक हफ्ते बाद हम उसको हटा सकते हैं। तो उस पहले हफ्ते के दौरान थोड़ा एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड रखनी होती हैं, घर के अंदर आप थोड़ा बहुत अपना रेगुलर काम कर लीजिए, बाहर जाना मैं अवॉइड करवाता हूँ, थोड़ा फिजिकल एक्सर्शन कम होता है उससे। और 1 वीक के बाद हम वो प्लास्टर और या टेपिंग जो लगाते हैं वो हटा देते हैं, एंड उसके बाद यू कैन गो आउट, यू जस्ट हैव टू बी अ बिट केयरफुल, बट यू कैन गो आउट, डू योर ओन थिंग। जो जिमिंग वगैरह या ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसको हम थोड़ा 4 to 6 वीक्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, क्योंकि उसमें एक्टिविटी ज़्यादा हो गई, ब्लीडिंग का डर रहता है, थोड़ा हाइपरटेंशन हो गई अगर कुछ, तो प्रेशर बढ़ने से ब्लीडिंग का डर रहता है। अदरवाइज 4 to 6 वीक्स का अगर आप ये कर ले फिजिकल एक्टिविटी से अपना रिस्ट्रिक्शन, उसके बाद यू कैन गो अहेड एंड डू एवरीथिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें एक अजीब सा क्वेश्चन है सर, मुझे तो पूछते हुए ही बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन अक्सर लोगों के दिमाग में आता है ये क्वेश्चन कि राइनोप्लास्टी कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑपरेशन के बाद एक नकली नाक लग जाएगा, या नाक प्लास्टिक की तो नहीं है? देखिए, ये सवाल ना केवल आप पूछ रहे हैं, ये सवाल बहुत सारे मरीज मुझसे आकर पूछते हैं किसी भी प्लास्टिक के प्रोसीजर में, कि डॉक्टर साहब कहीं प्लास्टिक लगाएंगे क्या आप प्लास्टिक लगाते हैं इसलिए प्लास्टिक सर्जन है। तो मैं दर्शकों को भी ये कहना चाहता हूँ कि प्लास्टिक सर्जरी में वो प्लास्टिक वाला प्लास्टिक नहीं है। ये जो शब्द प्लास्टिक है ये ग्रीक वर्ड है प्लास्टिकोस, उससे लिया गया है। प्लास्टिकोस का मतलब होता है टू मोल्ड, किसी चीज़ को ढालना, उसका आकार या शेप चेंज करना। तो वो जो करते हैं वो प्लास्टिक सर्जन है। इसके अंदर हम आप ही के शरीर से कार्टिलेज लेते हैं, आप ही के शरीर के बोन को रिस्ट्रक्चर करते हैं, आप ही के टिश्यू को हैंडल करके हम आपके नाक की शेप चेंज करते हैं, फंक्शन इम्प्रूव करते हैं। तो इसके अंदर कहीं से भी कोई भी प्लास्टिक हम नहीं लगाते हैं, सब कुछ जो सामान रहता है वो आपके शरीर के अंदर से ही लिया जाता है, टोटली कंपैटिबल रहता है। राइट। सर, सर्जरी के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सर्जरी के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको पहले दिन जब 24 आवर्स पहले होते हैं तब हम थोड़ा आपको कहते हैं कि आइस पैक वगैरह आप लगाएं उसके ऊपर, तो उससे आपकी जो सूजन होती है और नेजल स्टफीनेस होती है वो कम हो जाती है उस वजह से। और उसके बाद फिर हम थोड़ा एक्सर्शन कम करने के लिए आपको बोलते हैं पहले वीक, जब टाँके सबसे ज़्यादा कच्चे हैं और चीज़ें अपना हीलिंग टाइम ले रही हैं। फिर आफ्टर 7 डेज जब हम वो टेपिंग और प्लास्टर हटाते हैं, देन यू कैन स्टार्ट विद योर नॉर्मल एक्टिविटीज़। थोड़ा ब्लोइंग, ज़्यादा ज़ोर से स्नीजिंग, किसी को अगर नोज़ पिक करने की आदत है, बार बार नोज़ टच करने की आदत है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप ड्राइव करते हैं, बाइक पे हैं, हेलमेट पहन के ड्राइव करते हैं, तो कई बार ज़्यादा तेज़ ब्रेक लगने से नाक आगे हेलमेट में जाके लग सकती है, तो इसलिए बाइक ड्राइविंग भी थोड़े कुछ दिन के लिए अवॉइड करना चाहिए। एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ फ्यू वीक्स आपकी जो सूजन होती है काफ़ी कम हो जाती है, और आप बाय द एंड ऑफ 2 to 3 वीक्स बहुत ज़्यादा सोशली प्रेजेंटेबल हो जाते हैं, मिनिमल स्वेलिंग रह जाती है, वो धीरे धीरे चली जाती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, पहले 1-2 दिन खाना कम गर्म खाएं, और बस बाकी तो बहुत अच्छा है। राइट सर, आपने आज हमारी बहुत सारी गलतफहमियां ठीक कर दी सर, बिल्कुल, जिनको आपने सुधार दिया। लास्ट में एक बार लिसनर्स को आप अपनी साइड से एक राइनोप्लास्टी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जितने भी श्रोता हैं, जो लोग भी हमको देख रहे हैं, उन सब से मैं केवल यही कहना चाहूँगा, देखिए, राइनोप्लास्टी इज़ नॉट ओनली अ मेडिकल प्रोसीजर। राइनोप्लास्टी इज़ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस. You should always do your research before undergoing this procedure, and you make sure that you are getting it done by a board certified plastic surgeon. और रिजल्ट्स में आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सोचें, अनएक्सपेक्टेड या बहुत ज़्यादा हाई जो अनरियलिस्टिक आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसको ना रखें,
किसी और की तरह आप बनना चाहते हैं उसको छोड़ के अपने चेहरे में आप कितना इम्प्रूवमेंट, क्या बदलाव ला सकते हैं, अपने डॉक्टर के साथ बैठ के बात कीजिए, उन एक्सपेक्टेशंस को मीट कीजिए और इम्प्रूवमेंट देखिए, और देखिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ऊपर जाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि राइनोप्लास्टी सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होती, बल्कि हमारी नाक की फंक्शन यानी सांस लेने की क्षमता को सुधारने के लिए भी होती है। अगले एपिसोड में हम और भी दिलचस्प टॉपिक्स के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी नाक की देखभाल करें। नमस्कार।